नमस्ते। आज हम भारतीय इतिहास के एक बहुत ही दिलचस्प दौर की बात करेंगे। एक ऐसा दौर जब देश में ना बड़ी जबरदस्त राजनीतिक हलचल मची हुई थी। ये बात है 13वीं से 15वीं सदी के बीच की। एक ऐसा वक्त जब भारत का पूरा नक्शा ही समझिए बदल गया था। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। ये जो शानदार नज़ारा है ये कुतुब मीनार का है। और ये सिर्फ एक इमारत नहीं है, बल्कि ये उस दौर में सत्ता में हुए एक बहुत बड़े बदलाव का प्रतीक है। एक ऐसा बदलाव जिसने आने वाली सदियों के लिए भारत को एक नया ही आकार दे दिया। तो आज का हमारा बड़ा सवाल यही है कि आखिर कैसे बाहरी हमलों और अंदरूनी लड़ाइयों ने मिलकर भारत के राजनीतिक नक्शे को पूरी तरह से बदल डाला। देखिए, इसकी शुरुआत होती है 11वीं सदी से, जब मध्य एशिया से हमलों की एक नई लहर शुरू हुई। ये हमलावर दौलत, जमीन और कभी-कभी धर्म के नाम पर हिंदुस्तान की तरफ बढ़ रहे थे। और इन्हीं हमलों के बाद एक नई बहुत बड़ी ताकत उभरी, जिसे हम दिल्ली सल्तनत के नाम से जानते हैं। इसने तो उत्तरी भारत की पूरी तस्वीर ही बदल कर रख दी। अब हम इसी शक्तिशाली सल्तनत पर थोड़ा और ध्यान देंगे, जिसके तहत 5 अलग-अलग राजवंशों ने एक के बाद एक दिल्ली से राज किया। और हाँ, सल्तनत का सीधा सा मतलब है वो इलाका जिस पर सुल्तान का शासन हो। ये एक उपाधि थी जो कुछ मुस्लिम शासकों ने अपनाई थी। तो ये थे वो 5 राजवंश। लेकिन देखिए, ये दौर सियासी तौर पर बहुत ज्यादा अस्थिर था। मतलब तख्त के लिए ना अक्सर खूनी लड़ाइयां होती थीं। सोचिए, हर 3 में से 2 सुल्तान अपने से पहले वाले को मारकर ही गद्दी पर बैठते थे। और इसका नतीजा ये हुआ कि किसी भी सुल्तान का औसत राज मुश्किल से 10 साल ही टिक पाता था। इस सल्तनत के इतिहास को और अच्छे से समझने के लिए चलिए 2 सबसे अहम सुल्तानों पर नजर डालते हैं। इनकी कहानियां सल्तनत की बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाओं और अंदरूनी उथल-पुथल दोनों को ही बखूबी दिखाती हैं। तो पहले हैं अलाउद्दीन खिलजी। ये अपनी जबरदस्त फौजी ताकत और अपनी क्रूरता के लिए जाने जाते थे। इन्होंने ही उत्तर और मध्य भारत में सल्तनत का साम्राज्य बहुत दूर तक फैलाया। खिलजी के सिक्कों पर ना एक खास बात लिखी होती थी। उसने खुद को सिकंदर सानी कहलवाया, जिसका मतलब है दूसरा सिकंदर। इससे पता चलता है कि वो पूरी दुनिया को जीतना चाहता था। और अपनी इतनी बड़ी सेना का खर्च चलाने के लिए वो लूटे हुए पैसे का इस्तेमाल करता था। फिर कुछ दशकों बाद आए मोहम्मद बिन तुगलक। इनके राज में तो सल्तनत अपने चरम पर पहुंच गए। मौर्य साम्राज्य के बाद ये पहली बार था जब लगभग पूरा का पूरा उपमहाद्वीप एक ही शासक के अधीन था। लेकिन तुगलक की जो बड़ी बड़ी योजनाएं थीं वो अक्सर बुरी तरह नाकाम हो जाती थीं। जैसे पहले तो उन्होंने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट कर दिया और फिर वापस दिल्ली ले आए। लोगों को इससे जो परेशानी हुई उसका तो अंदाजा ही लगाया जा सकता है। और फिर एक और कारनामा, उन्होंने तांबे के सस्ते सिक्कों को चांदी के बराबर की कीमत दे दी। नतीजा ये हुआ कि बाजार में नकली सिक्कों की बाढ़ आ गई और पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था ही बैठ गई। सल्तनत की कमाई सिर्फ लूट से नहीं आती थी, बल्कि वो अपनी प्रजा से टैक्स भी वसूलते थे। इनमें से एक था जजिया। ये गैर मुस्लिमों पर लगाया जाता था और इसे अक्सर भेदभाव भरा माना जाता था। लेकिन रुकिए, ये कहानी का सिर्फ एक ही पहलू है। दिल्ली सल्तनत बेशक बहुत ताकतवर थी, पर उसे उस वक्त के भारतीय राज्यों से भी बहुत कड़ी टक्कर मिल रही थी। ये स्लाइड इसी फर्क को बहुत अच्छे से दिखाती है। देखिए, एक तरफ सल्तनत की बनाई हुई मस्जिद है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसे बनाने में तोड़े गए मंदिरों का सामान इस्तेमाल हुआ था। और वहीं दूसरी तरफ दक्षिण में होयसलों जैसे ताकतवर राज्यों के शानदार मंदिर हैं, जिनकी अपनी एक अलग समृद्ध परंपरा थी। और यह मुकाबला भारत के अलग अलग हिस्सों में हो रहा था। जैसे पूर्वी गंग राजवंश के नरसिम्हदेव प्रथम ने सल्तनत के हमलों को कई बार नाकाम किया। मेवाड़ के राणा कुंभा ने अपने इलाके की डटकर रक्षा की। और दक्षिण में तो मुसनूरी नायकों ने मिलकर सल्तनत की फौज को ही खदेड़ दिया। तो इससे साफ पता चलता है कि सल्तनत का कंट्रोल कभी भी पूरे भारत पर नहीं था। ये नक्शा तुगलक साम्राज्य को उसके शिखर पर दिखाता है। ये बहुत बड़ा था, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जैसा कि हमने देखा, ये एक नाजुक और कुछ वक्त का ही राज साबित हुआ। तो चलिए अब देखते हैं कि इस पूरी उथल-पुथल का आखिरी नतीजा क्या निकला। सल्तनत की कमजोरी का फायदा उठाकर दक्षिण में एक नया और बहुत ताकतवर साम्राज्य खड़ा हो गया। ये था विजयनगर साम्राज्य। इसकी नींव 2 भाइयों हरिहर और बुक्का ने रखी थी। उन्होंने दिल्ली की सत्ता को सीधे सीधे चुनौती दी और देखते ही देखते दक्षिण भारत में एक बहुत बड़ी ताकत बन गए। अब इस नक्शे को एक बार फिर से देखते हैं, लेकिन इस बार उन इलाकों पर गौर कीजिए जहां सल्तनत का राज नहीं था। होयसल,
पूर्वी गंग और सबसे बढ़कर विजयनगर साम्राज्य। असल में इन्हीं ताकतों ने मिलकर भारत के नक्शे को एक नया रूप दिया। तो आखिर में ये सब हमें सोचने पर मजबूर करता है। साम्राज्यों का इस तरह बनना और फिर बिखर जाना हमें ताकत के असली मिजाज और मुश्किल हालात में संस्कृति की सहन शक्ति के बारे में क्या सिखाता है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है जिस पर सोचना चाहिए।